अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ईरान ने अपना जवाब जमा करा दिया है जो कि ट्रंप को पसंद नहीं आया। ट्रंप ने कह दिया है कि मुझे पसंद नहीं आया। अब आप जान के हैरान होंगे कि ईरान यही चाहता है कि ट्रंप को ईरान का जवाब पसंद ही ना आए। आप ये भी जान के हैरान होंगे कि ऐसा क्यों है, जब मैं आपको डिटेल बताऊंगा आगे चल के कि ईरान सच में ऐसे ही जवाब देता है ट्रंप को जो उसको नापसंद हो, जिससे वो और चिढ़े। और इसके पीछे जो सियासी रीज़न है, जो जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक रीज़न है, जब आप जानेंगे आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जानिए कि ट्रंप ने क्या कहा। आज मेरे पास खबरों का अंबार है, लिहाजा आपने एंड तक बने रहना है। कुछ घंटे पहले ट्रूथ सोशल पर आके ट्रंप ने लिखा, कहता है कि आई हैव जस्ट रेड द रिस्पॉन्स फ्रॉम ईरान्स सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव। मैंने सो कॉल्ड जो ईरान के नुमाइंदे हैं उनका रिस्पॉन्स मैंने पढ़ दिया है। आई डोंट लाइक इट, मुझे पसंद नहीं है, टोटली अनएक्सेप्टेबल, भाई कबूल ही नहीं है मुझे। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। आपकी तवज्जो का शुक्रिया प्रेसिडेंट ट्रंप। अच्छा, अब इसको कबूल नहीं है, टोटली अनएक्सेप्टेबल है। अब यहाँ पे एक इजरायली इंटेलिजेंस एक्सपर्ट है, उनका नाम है डैनी स्रिटनोविच। ये मैं पहले भी कोट कर चुका हूँ, उनको बड़े कमाल के एनालिस्ट लिखते हैं। है इजरायली मगर इसका एनालिसिस न्यूट्रल होता है। वो कहता है ऑफ कोर्स ही डिड, इट वॉज रिडिकुलस बट ईरान न्यू दैट। ये बड़ा मजे का है, सुनिए। वो कहता है कि हाँ, जाहिर है कि ट्रंप को ये जवाब पसंद नहीं आना था, क्योंकि ये जो जवाब ईरान ने दिया है ये इंतहाई अहमकाना जवाब था। लेकिन ईरान को इस बात का पता है और ईरान ने जानबूझकर ऐसा जवाब दिया है। ये है असल में मास्टर स्ट्रोक जो खेला गया है। ईरान को पता था तो फिर ईरान ने ऐसा प्रपोजल दिया ही क्यों? नाजरीन, ये समझना है तो वीडियो में मेरे साथ आपने एंड तक बने रहना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूं कि ईरान ने मांगा क्या। मारियो नवाफल जो एक सीनियर सहाफ़ी हैं, वो लिखते हैं ईरान वॉक्ड इनटू न्यूक्लियर टॉक्स एंड हैंडेड द यूएस अ लिस्ट ऑफ डिमांड्स दैट रीड्स लाइक अ विक्ट्री स्पीच। ईरान ने कहा तो ये कि ठीक है, आओ मुज़ाकरात करते हैं, न्यूक्लियर इशू पे मुज़ाकरात करते हैं। लेकिन जो फहरिस्त ईरान ने थमाई अमेरिका को, वो फहरिस्त नहीं थी, वो डिमांड्स भी नहीं थी। वो ऐसे था जैसे ईरान जो है वो विक्ट्री स्पीच दे रहा हो, अपनी जीत का जश्न मना रहा हो। कीप द न्यूक्स, कीप द स्टॉक पाइल्स, कीप द स्ट्रेट, द यूएस रिजेक्टेड एवरीथिंग। यानी उस डिमांड में था क्या? ईरान कह रहा है हम एटमी हथियार भी रखेंगे और बनाएंगे भी, हमारे पास जो स्टॉक पाइल है यूरेनियम का वो भी रखेंगे, बहरे हुर्मुज़ को भी रखेंगे। तो जाहिर है अमेरिका ने इसको रिजेक्ट ही करना था। अल जज़ीरा के मुताबिक ईरान की डिमांड्स एग्जैक्टली ये थी, अमेरिका सबसे पहले तो जंग का नुकसान भरे। अब ये क्या है, अगर अमेरिका जंग का नुकसान भरता है जो ईरान का उसने किया है, तो उसका मतलब यही है ना साफ साफ कि ईरान के मुकाबले में अमेरिका अपनी हार कबूल कर रहा है, रेपरेशंस अगर देता है। नंबर 2, हुर्मुज़ पे ईरान की खुद मुख्तारी को तस्लीम किया जाए। नंबर 3, न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखा जाए। नंबर 4, पाबंदियां ख़त्म हो। ट्रंप ने इसको रिजेक्ट ही करना था, लेकिन सवाल यह है कि ईरान ने ऐसा प्रपोजल आखिर दिया ही क्यों, जिसका उसको भी पता था कि वो रिजेक्ट ही गो। अब समझिए ईरान की स्ट्रैटेजी क्या है। ब्रेट एरिक्सन एक सीनियर एनालिस्ट हैं, वो स्ट्रैटेजी को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं ट्रंप रिजेक्ट्स ईरान प्रपोजल, ऑफ कोर्स ही डिड, इट वाज रिडिकुलस बट ईरान न्यू दैट। ईरान को भी इस बात का पता था। और आगे वो लिखते हैं ट्रंप इज बॉक्स्ड इनटू अ कॉर्नर वेयर हिज ओनली रिमेनिंग ऑप्शन इज मेकिंग सम ट्रूली अनसेवरी कंसेशंस एट द नेगोशिएशन टेबल। ट्रंप एक डब्बे में बंद होकर रह गया, एक कोने में लग चुका है। उसके पास जो ऑप्शन रह गया वो सिर्फ इतना है कि वो ऐसे दांत खट्टे कर देने वाली रियायतें ईरान को दे जब वो नेगोशिएशन टेबल पर आए, जो वो देना नहीं चाहता। एज समवन हु पेंड द आर्ट ऑफ द डील एंड प्राइड्स हिमसेल्फ ऑन हिज डील मेकिंग एबिलिटी, ईगो कंटिन्यूज टू स्टैंड इन द वे ऑफ सेविंग द ग्लोबल इकोनॉमी। और ये उसके लिए इसलिए मुश्किल है ट्रंप के लिए कि वो एक ईगो वाला आदमी है और खुद को वो कहता है कि आई नो द आर्ट ऑफ द डील, मुझे डील करनी आती है। आपको पता है ट्रंप का शुरू से ये तुर्रा रहा है, वो इस बात पे बड़ा फख्र महसूस करता है। बेसिकली ट्रंप का असल काम जो है इस सियासत में आने से पहले था रियल स्टेट। बिल्डिंगें बनाता था, बेचता था, या बिल्डिंगें खरीदता था, उनको रेनोवेट करके बेचता था। बेसिकली इसका काम रियल स्टेट का है। तो कहता था कि मैं बहुत अच्छी डील क्रैक करता हूं। अब यहां पर आके ट्रंप की जो डील क्रैक करने की जो आर्ट है उसको कॉर्नर कर दिया गया, बॉक्स्ड इनटू अ कॉर्नर। आगे वो लिखता है ईरान नोज दैट एवरी डे दैट पासेस दे गेन मोर लिवरेज।
वो कहता है कि एक एक दिन जो गुजर रहा है, ईरान को इस बात की समझ आ रही है कि उनका लीवरेज बढ़ता जा रहा है, उनका अख्तियार बढ़ता जा रहा है। मजीद 13 मिलियन बैरल्स मार्केट से निकलते हैं ईरान के साथ, ईरान जो कर रहा है इस वक्त। द फर्टिलाइजर्स क्राइसिस डीपन्स, गैस प्राइसेस राइज इन द यूनाइटेड स्टेट्स, अ लूमिंग ग्लोबल रिसेशन बिकम्स इवन मोर सर्टन। ईरान को सिर्फ सर्वाइव करना है, और जिस अगले दिन वो सर्वाइव करता है, जिस दिन वो सर्वाइव करता है, फर्टिलाइजर की जो क्राइसिस है वो बढ़ जाता है, गैस प्राइसेस ऊपर चली जाती है। अमेरिका के अंदर भी, पूरी दुनिया के अंदर एक ग्लोबल रिसेशन जो है, बहुत बड़ी मंदी वो आने वाली है। और वो सिर्फ ईरान को पता है कि मैं तो पहले ही लुट चुका हूं, मेरा क्या जाएगा, नुकसान होगा अमेरिका का, इसलिए वो सब्र से काम ले रहा है। हर दिन हो ये रहा है कि ट्रंप कमजोर से कमजोर हो रहा है और ईरान इस मजबूरी का फायदा उठा रहा है। अब ईरान की असली स्ट्रैटेजी यहां पर समझिए, जो कि आपको और हिला के रख देगी। ब्रेट एरिक्सन ने आगे क्या लिखा है, वो कहता है ईरान जानता है, ईरान नोज दे विल नेवर अचीव ऑल ऑफ दीज डिमांड्स। ईरान को ये पता है कि वो सारी की सारी डिमांड्स नहीं मनवा पाएंगे, ये जानता है ईरान, बट दे डोंट नीड टू, उनको ये चाहिए भी नहीं। They know that in order to achieve a peace deal, they will need to make small concessions and Trump will be forced to make major ones. डील क्रैक करने के लिए ईरान को छोटे छोटे कनेक्शंस देने पड़ेंगे, छोटे छोटे कंसेशंस, रियायतें देनी पड़ेंगी ईरान को, और उसके बदले में ट्रंप को बड़ी रियायतें देना पड़ेंगी। और ये बात ईरान जानता है दोस्तों, ये है स्ट्रैटेजी। बड़ी डिमांड्स रखो, बड़ी बड़ी, ठीक है, जो आपको पता हो पूरी नहीं हो सकती, ये रिजेक्ट कर देगा, और ट्रंप उनको रिजेक्ट करे। वक्त गुजरे, दुनिया का नुकसान हो, इकोनॉमी का नुकसान हो, दुनिया ट्रंप पे प्रेशर डाले, ईरान की लीवरेज बढ़े, फिर थोड़ा झुको, ज्यादा नहीं, थोड़ा झुको, और ट्रंप को ज्यादा झुकाना पड़े। ये है छोटे कंसेशंस, बड़ी जीत। और यहां पे फाइनल बात जो एरिक्सन ने लिखी, कहता है द ओनली पाथ फॉरवर्ड फॉर प्रेसिडेंट ट्रंप इज टू स्वॉलो हिज प्राइड। आगे बढ़ने का सिर्फ एक चांस है, ये जुमले सुनिएगा, जाइएगा मत। वो कहता है ये आगे बढ़ने का सिर्फ एक तरीका है कि ट्रंप को अपना गुरूर, वो अपना थूका चाटना पड़ेगा। ही वॉन्ट्स टू निगोशिएट फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ पावर, वो ताकत की पोजीशन से मुज़ाकरात करना चाहता है, बट द रियलिटी टेल्स हिम ही लैक्स द लीवरेज। लेकिन उसके पास लीवरेज ही नहीं है। अनटिल ही इज विलिंग टू एक्सेप्ट दैट ही इज द वन इन द वीकेंड पोजीशन, द स्टेट ऑफ हॉर्मज विल रिमेन क्लोज। जब तक कि ट्रंप ये जान नहीं लेता, समझ नहीं लेता कि वो एक कमजोर पोजीशन में आ चुका है, बात आगे नहीं बढ़ेगी। और आखिरी लाइन उससे भी ज्यादा जो है वो वैल्यू रखती है, द वर्ल्ड मस्ट नाउ वॉच एंड वेट एज ट्रंप स्लोली रियलाइजेस ही इज डूम्ड। दुनिया बस अब बैठ के इंतजार करे और देखे कि ट्रंप जो है वो तबाही की तरफ बढ़ रहा है। और रॉबर्ट कैगन ने जो बात बोल दी वो इंतहाई अहम है। ये एक और कमाल के एनालिस्ट हैं, आप जाके गूगल पे इनको सर्च कर सकते हैं, रॉबर्ट कैगन, KAGAN। अटलांटिक बहुत बड़ा अखबार है, उसमें उनका आर्टिकल है, कहते हैं द यूएस इज इफेक्टिवली चेकमेटेड इन ईरान। चेकमेट समझते हैं जो लोग शतरंज खेलते हैं, यूएस को ईरान ने चेकमेट कर दिया है अपने इलाके में लाके। एंड दिस डिफीट विल कैरी लास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस अनलाइक एनी अमेरिका हैज एंड्योर्ड बिफोर। आज से पहले अमेरिका ने ऐसी शिकस्त का मजा नहीं चखा जो अब उसको चखना पड़ रहा है। मात, शह मात होती है ना, अमेरिका को मात मिली है। चेस में जब बादशाह पे मात हो जाए दोस्तों, याद रखिएगा, जो लोग चेस खेलना जानते हैं, शतरंज में जब बादशाह को मात हो जाए तो क्या होता है, तब खेल खत्म हो जाता है, कोई मूव बचती ही नहीं है दोस्तों। और कागान आगे लिखता है द यूनाइटेड स्टेट्स, अभी इसराइल के बारे में लिख रहा है, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इसराइल पाउंडेड ईरान विद डेवास्टेटिंग इफेक्टिवनेस फॉर 37 डेज। दोनों ने मिलकर ईरान पर इतने हमले किए 37 दिनों तक कि उसका कोई जवाब नहीं है। किलिंग मच ऑफ द कंट्रीज लीडरशिप, ईरान की लीडरशिप का खात्मा किया, उसकी जो मिलिट्री है उसकी लीडरशिप का खात्मा किया। येट आगे सुनिए, couldn't collapse the regime or extract even the smallest concession from it। लेकिन वो regime को नहीं तोड़ सका और ना ही उस regime से कोई रियायतें, कोई concessions हासिल कर सका। 37 दिन बॉम्बिंग, लीडरशिप मार दी, मिलिट्री तबाही के दहाने पे पहुंचा दी, लेकिन फिर मिला कुछ नहीं। ये ऑब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव क्या था कि regime चेंज होगी, ईरान का यूरेनियम प्रोग्राम खत्म कर देंगे, वो आज भी कॉन्टैक्ट है। और सबसे अहम बात है हॉर्मस की। कागान आगे लिखता है देयर विल बी नो, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और आई एम श्योर ये बात दुनिया के लीडर्स को, ममालिक को, एजेंसीज को पता है। देयर विल बी नो रिटर्न टू द स्टेटस को एंटे, नो अल्टीमेट अमेरिकन ट्रायम्फ दैट विल अंडू और ओवरकम द हार्म डन। द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस विल नॉट बी ओपन एज इट वंस वाज। बहरे हॉर्मस नहीं खुलती अब,
अगर किसी को गलत फहमी है, बैर हुर्मुज़ पहले जैसी रहेगी ही नहीं। अगर वो खोली गई भी ज़बरदस्ती तो ईरान मेक श्योर करेगा कि बैर हुर्मुज़ में अमन ना हो। और अगर अमन नहीं होगा, अगर वो कोई वहां पे बैरियर ना भी लगाए ईरान, सिर्फ यह है कि बदअमनी फैला के रखे, तो कौन जहाज गुजरेगा वहां से दोस्तों। और अमेरिका ने वो नुकसान कर दिया है जिसकी अब भरपाई नहीं हो सकती है। नो रिटर्न्स टू स्टेटस को, अब वापसी का सफर नहीं होगा। विद कंट्रोल ऑफ स्ट्रेट ईरान इमर्जेस एज द की प्लेयर इन द रीजन। और अगर बहर हुर्मुज़ का कंट्रोल ईरान के पास रहता है तो बहुत अहम खिलाड़ी के तौर पे वो दुनिया के नक्शे पे उभर के सामने आएगा। नाजरीन, अब मैं आपको अमेरिका की इमेज के ऊपर लेकर चलता हूं। अमेरिका की इमेज के साथ क्या हुआ है, ये उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है। देखें, याद रखें, सुपर पावर जो होती है ना, वो सिर्फ इसलिए सुपर पावर नहीं होती कि उसके पास हथियार ज्यादा है, उसकी करेंसी मजबूत है, उसकी इमेज मजबूत है। जिस दिन इमेज खत्म हो जाती है, सुपर पावर रशिया के पास आज भी उतने ही हथियार हैं जितने सोवियत, बल्कि उससे बेहतर हथियार है जितना सोवियत एरा में थे रूस के पास। उसकी करेंसी भी इतनी कोई माड़ी भी नहीं है उसकी करेंसी। उसके पास उसकी जो इकॉनमी है वो अच्छी इकॉनमी है, लेकिन वो सुपर पावर नहीं, क्योंकि उसका इंप्रेशन खत्म हो गया। आगे कागान लिखता है, फार फ्रॉम डेमोन्स्ट्रेटिंग अमेरिकन पावर्स एज सपोर्टर्स ऑफ द वॉर हैव रिपीटेडली क्लेम्ड। यानी अमेरिका ताकत दिखाने के बजाय जैसे जंग के सपोर्टर जो है वो बार बार क्लेम करते रहे कि इस कॉन्फ्लिक्ट ने एक ऐसा अमेरिका दिखाया दुनिया को जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो जो शुरू करता है उसे खत्म करने की सलाहियत नहीं रखता। ये क्या जंग, ऑब्वियसली ये दुनिया जो है वो इस वक्त दुनिया भर में एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया है कि जब दोस्त और दुश्मन अमेरिका की नाकामयाबी के अकॉर्डिंग अपनी एडजस्टमेंट करेंगे। वो देखेंगे अब अमेरिका वो वाला सुपर पावर नहीं रहा, तो रीअलाइनमेंट हो रही है, रीएडजस्टमेंट हो रही है, नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, नए इत्तेहाद बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका अब अनरिलायबल हो गया है, अब वो भरोसेमंद नहीं रहा है। प्रेसिडेंट ट्रम्प लाइक्स टू टॉक अबाउट हु हैज द कार्ड्स। प्रेसिडेंट ट्रम्प अक्सर कहते हैं कि किसके पास पत्ते हैं ज़्यादा, मेरे पास पत्ते हैं, ईरान के पास पत्ते नहीं है। लेकिन कागान लिखता है कि मसला ये नहीं कि किसके पास ज़्यादा पत्ते हैं, वो ये कहता है कि आपके पास अच्छे पत्ते नहीं हैं। जो पत्ते रह गए हैं आपके पास, उसमें कोई अच्छे काम के पत्ते हैं नहीं दोस्तों। यहां पर मैं लेके आता हूं डैनी स्रिटनोविच को। बहुत मुश्किल नाम है, अक्सर मैं भूल जाया करता हूं इस आदमी का नाम। ये इजरायली इंटेलिजेंस एक्सपर्ट है। इसने 10 हकीकतें बताई हैं जंग की। वो 10 हकीकतें बड़ी मिसाली हैं, सुनने वाली हैं। वो कहता है कि ईरान डज नॉट बिलीव इट लॉस्ट दिस कन्फ्रंटेशन। ईरान ये मानता ही नहीं कि वो ये जो तकरार हुई है, जो जंग हुई है, वो हारा है। ईरान नहीं मानता। उल्टा तेहरान के नज़रिए से उसने रिजिलियंस और स्ट्रेटेजिक स्टेइंग पावर साबित की है। उसने ये दिखाया है कि मैं अपने किले पे, अपनी ज़मीन पे खड़ा हो सकता हूँ। ये एक इजरायली इंटेलिजेंस एनालिस्ट कह रहा है, साबिक इंटेलिजेंस ऑफिसर रह चुका हुआ है डैनी। ईरान हैज, नंबर 2, ईरान हैज नो इंटेंशन ऑफ कैप्चुरेटिंग और एक्सेप्टिंग वाशिंगटन्स डिमांड्स, नॉट नाउ, नॉट इन द फोरसीएबल फ्यूचर। ईरान का कोई इरादा नहीं है कि वो अमेरिका के सामने झुकेगा, अमेरिकन डिमांड्स मानेगा, अभी नहीं, आगे भी नहीं। नंबर 3, नो मैटर हाउ मच ट्रंप थ्रेटन्स द एंड ऑफ सिविलाइजेशन, ईरान इज अनलाइकली टू बैक डाउन। ट्रंप जितनी मर्जी धमकियां दे ले, ईरान पीछे नहीं हटेगा। नंबर 4, द ओनली रियलिस्टिक पाथ to an agreement are either compromising on key Iranian demands or pursuing regime change in Iran। 2 रास्ते हैं और कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ता ये कि ईरान की डिमांड्स को मान लिया जाए, या फिर जो जंग शुरू की है जंग जारी रखो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जंग जारी रखना अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं कि उसके पास हथियार खत्म हो रहे हैं, इकॉनमी उसको इजाजत ही नहीं देती है कि वो जंग जारी रख सके। नंबर 5 पे वो लिखता है, डैनी लिखता है, नीदर सैंक्शंस, ब्लॉकेड्स नॉर द सिल्वर बुलेट प्रेशर टैक्टिक्स आर लाइकली टू कंपेल ईरान टू फंडामेंटली ऑल्टर इट्स नेगोशिएशन पोजीशन। आप पाबंदियां लगाएं, आप ब्लॉकेड लगाएं, आप कोई जादू की छड़ी चलाएं, कोई भी प्रेशर टैक्टिक आप इस्तेमाल करें, ईरान नेगोशिएशन टेबल पर, मुज़ाकराती टेबल पर अपनी पोजीशन बदलने वाला नहीं है। नंबर 6, ईरान एंड इट्स रीजनल प्रॉक्सीज रिटेन सिग्निफिकेंट कैपेसिटी टू इन्फ्लिक्ट इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक पेन टू अमेरिका। अभी भी ईरान के पास जो उसके प्रॉक्सीज हैं वो अभी भी एक्टिव हैं। आगे वो लिखता है, एनी एग्रीमेंट विद ईरान इज अनलाइकली टू इंक्लूड मीनिंगफुल रिस्ट्रिक्शंस ऑन इट्स मिसाइल प्रोग्राम्स और रीजनल प्रॉक्सी नेटवर्क। आप कोई भी एग्रीमेंट कर ले ईरान से, उसमें आप ये आप जो क्लॉज है, ये जो एक सतर है, आप डलवा ही नहीं सकते। क्या?
कि ईरान अपना मिसाइल प्रोग्राम तर्क कर देगा या अपनी जो रीजनल प्रॉक्सीज हैं हमास, हिजबुल्ला, उनसे हाथ उठा लेगा। दोस्तों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लिखता है द यूनाइटेड स्टेट्स डिड नॉट अचीव अ डिसाइसिव स्ट्रेटेजिक विक्ट्री। अमेरिका ने जीत हासिल, अमेरिका को फैसला कौन जीत हासिल नहीं हुई है। ईरान वेनेजुएला नहीं है, इट इज़ फार लार्जर। वो लिखता है कि ईरान बहुत बड़ा है, मोर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, वहाँ के इदारे मजबूत हैं, आइडियोलॉजिकली कमिटेड है एंड स्ट्रेटेजिकली रेजिलियंट स्टेट है। उसके पास स्ट्रेटेजिकली इतनी ताकत है कि वो सह सकती है। और आगे वो डैनी जो है इसका कंक्लूजन देता है, नतीजा निकालता है। वो कहता है वाशिंगटन में एक धोखा है कि ईरान कमज़ोर है, तनहा है और गिरा हुआ है। तेहरान के नज़रिए से जो है वो जो मौजूदा जंग है इसमें वो हारा नहीं है, इसमें वो जीता है। यानी बिल्कुल नजर जो एक कौम जो कह रही हो कि मैं जीत गई हूं, तो फिर आप निगोशिएशन टेबल पर उससे अपनी बात कैसे मनवा सकते हो। और लेकिन इजराइल जो काम करने जा रहा है वो भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और ये बात भी डैनी ने ही की है, उसने CNN पे आके कहा है कि इजराइल डज नॉट एक्चुअली वांट अ डील विद ईरान। इजराइल खुश नहीं है कि ईरान से किसी किस्म की डील हो। ट्रंप को डील चाहिए क्योंकि उसका सियासी मुस्तकबिल, उसकी पूरी टीम का सियासी मुस्तकबिल दांव पे लगा हुआ है। इजराइल के हक में नहीं है कि वो डील करे। और वो कहता है कि नो डील इज बेटर देन अ बैड डील। बुरी डील करना है, इससे बेहतर कोई डील होनी नहीं चाहिए। क्यों? ही बिलीव्स इजराइल इज प्रेशरिंग ट्रम्प नॉट टू साइन एन एग्रीमेंट बिकॉज अ डील वुड ब्लॉक इजराइल फ्रॉम कंटिन्यूइंग और रिस्ट्रेनिंग अटैक्स ऑन ईरान। अगर तुमने डील कर ली तो ईरान हमले नहीं कर पाएगा ईरान के ऊपर, सॉरी इजराइल हमले नहीं कर पाएगा ईरान के ऊपर। यानी इजराइल चाहता है कि जंग हो, डील ना हो। और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूं, ईरान भी इतनी कोई खास शौक नहीं रखता है डील करने के लिए, क्योंकि जंग कहीं ना कहीं उसको फायदा दे रही थी। जंग में वो क्या कर रहा है, वो खुद को रेजिस्ट कर रहा है, वो दुनिया को बता रहा है कि वो कितना साबित कदम रह सकता है, वो ये बता रहा है कि वो किस हद तक अमेरिकन प्रेशर झेल सकता है। और दुनिया के नज़र में उसका इमेज एक मजबूत ताकत के तौर पे उभर के आ रहा है। तो एनालिसिस ये कहता है कि ईरान भी कहीं ना कहीं, और ईरान का वो सख्त गिर तबका जो है वो भी कहीं ना कहीं चाहता है कि ठीक है, हल्की हल्की टुक टुक भी अगर लगी रहे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाज़रीन, यह है एक बड़ी चीज़। अब आप ये देख लें कि इजराइल अमेरिका से अपना नाता भी तोड़ रहा है। मैं आपको एक और इंटरव्यू है जो कि अभी रिसेंट इंटरव्यू है नेतन्याहू का, वो कहता है आई हैव सेड दिस टू प्रेसिडेंट ट्रम्प, आई हैव सेड दिस टू आवर ओन पीपल, द जॉज ड्रॉप्ड। मैंने ये बात ट्रम्प से भी कही, अपने लोगों से भी कही, और लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। बात क्या की उसने? कहता है कि आई डोंट वॉन्ट टू हैव I don't want to rely on America anymore. इजराइल जो है वो अमेरिका की फाइनेंशियल सपोर्ट के बगैर जीना सीखना चाहता है। हमें हर साल 3.8 अरब डॉलर मिलते हैं अमेरिकन एड के। कहता है आई थिंक दैट इट इज़ टाइम दैट वी वीन आवरसेल्व्स फ्रॉम द रिमेनिंग मिलिट्री सपोर्ट, आई वांट टू स्टार्ट नाउ। मैं चाहता हूं कि हम जो बाकी की मिलिट्री सपोर्ट है उससे पीछे हट जाएं, अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं ये इतनी बड़ी बात इजराइल कह रहा है, और यही लोग कहते हैं, एनालिस्ट यही लिखते हैं कि इजराइल चाहता था कि ट्रंप इस जंग में पड़े, अमेरिका इस जंग में पड़े और हारे भी बाय द वे, और हारने के बाद वो मिडिल ईस्ट से निकल जाए और उसके बाद इजराइल खुद कफील होके अकेला चौधरी बना फिरे। लेकिन मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको वॉशिंगटन पोस्ट का, बल्कि नहीं अरब न्यूज़ का एक आपको आर्टिकल मैंने बताया था, लिखने वाला था प्रिंस तुर्की अल फैसल, सऊदी अरब के साबिक इंटेलिजेंस चीफ हैं, रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल के प्लान को नाकाम बनाने वाला ये एक मुल्क था, और वो था पाकिस्तान। पाकिस्तान ने जो रीजनल बड़े प्लेयर थे, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया और मिस्र, इनको इकट्ठा किया, एक कॉन्फ्रेंस की, बैठे, सर जोड़ के बैठे, हमारे डिफेंस के एक्सपर्ट्स, हमारे मिलिट्री एक्सपर्ट्स, हमारे ऑफिशियल्स की बात कर रहा हूँ, और आपके फॉरेन मिनिस्ट्री। उन्होंने कहा जनाब ये करने जा रहा है इसराइल, वो इस पिंड का अकेला चौधरी बनने जा रहा है, ये नहीं होने देना हमने। सबसे बड़ा काम क्या हुआ? पाकिस्तान के मशवरे पे अरब रियासतों ने ईरान से बदला नहीं लिया। जो भी कह ले, ईरान, अगर मैं एज ए एनालिस्ट बात करूं, बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात करूं, तो ईरान ने अरब स्टेट्स पे हमले किए। अब एक अलग बहस है कि बेसिस हैं, वो एक अलग मामला है, लेकिन हमले तो हुए हैं। और इन अरब स्टेट्स के पास एक कानूनी और इखलाकी जवाब था कि ये पलट कर ईरान पे हमला करते तो एक रीजनल जंग शुरू हो जाती। पाकिस्तान ने वो जंग रुकवाई कि नहीं, आप हमला मत करें। और अरब मुल्कों ने समझा कि इजराइल हमें लड़वाना चाहता है,
लिहाजा उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। और उसके बाद उन्होंने ये भी किया कि अमेरिकन ऑपरेशंस जो इन बेसिस से हो रहे थे उसको भी लिमिटेड कर दिया। लिहाजा इजरायली जो प्लान है वो अब यहाँ पर नाकारा हो गया। और यही वजह है, उसके बाद अगर आप देखें तो इजराइल ने लबनान पे बमबारी शुरू कर दी थी और अभी भी वो कर रहा है। इजराइल की फ्रस्ट्रेशन यहाँ से हमें नज़र आ रही है नाज़रीन। तो अगर आप इस पूरे सिनारियो को देखें तो ट्रंप आपको डेस्परेट नजर आएगा। ईरान को लगता है कि वो अभी लीवरेज अपनी और इन्फोर्स कर सकता है। पाकिस्तान अभी भी मीडिएशन का बहुत अहम हिस्सा है, पाकिस्तान इससे बाहर नहीं आया है, लेकिन फिर भी उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान एक अच्छी डील क्रैक करवाने में कामयाब हो जाएगा। आप लोग अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहता है नाज़रीन। सिर्फ कमेंट नहीं होते आपके, ये मेरे लिए तजिया होता है जो मैं अपने वीलॉग्स में शामिल करता हूँ। फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक चैनल को सिर्फ फॉलो नहीं करना, सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि सब्सक्राइबर के लिए मैं लाइव आता हूँ और लाइव कॉल्स भी लेता हूँ। अपना ख्याल रखिए नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।